हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे सेक्शन 135। अब तक सेक्शन हमने 134 तक कर ली। अब हम देखेंगे सेक्शन 135। चैप्टर है ये 9। सीआरपीसी की सेक्शन है 116 सेक्शन 135 कह रही है इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच। अब ऐसी कोई इत्तिला मिली है, इंक्वायरी मिली है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग कर रहा है, तो उसकी सच्चाई के बारे में न्यायालय के द्वारा की जाने वाली जांच क्या होगी, क्या प्रोसीजर होगा। तो जब धारा 130 के अधीन आदेश किसी व्यक्ति को जो न्यायालय में उपस्थित है और धारा 131 के अधीन उसको पढ़कर सुना दिया गया है, समझा दिया गया है। अब तक हमने देखा था 130 में आदेश दिया जाएगा, 131 में अगर ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित है तो उसको पढ़कर सुना दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। और 132 के अधीन अगर वो समन या वारंट के अनुपालन या निष्पादन में मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, जिसमें 132 में जब वो न्यायालय में हाजिर नहीं है तो उसके लिए समन या वारंट जारी किया जाएगा। तब मजिस्ट्रेट उसकी इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच करने के लिए अग्रसर होगा और वो उसके आधार पर कार्रवाई करेगा। और अगर वो कोई अदर एविडेंस लेना चाहता है, फर्दर एविडेंस लेना चाहता है, तो वो भी ले सकता है। मजिस्ट्रेट फर्दर एविडेंस भी ले सकता है। ये था इसका सब क्लोज फर्स्ट। सब क्लोज सेकेंड है कि इसमें कौन सी रीति अपनाई जाएगी, इंक्वायरी कौन सी रीति से की जाएगी। तो ये जो है ये समन मामले के विचारण की रीति से की जाएगी। समन मामले की जो प्रोसीजर है उसमें जो रीति बता रखी है, समन प्रोसीजर के हिसाब से इसे डील करना होगा। तो क्लोज 2 यही बता रहा है कि इसमें समन मामले के विचारण की और साक्ष्य अभिलेखन के लिए जो है रीति जो बताई गई है उस तरीके से ये समन मामले पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर के रूप में लिखा जाता है। थर्ड है इसका उपधारा 1 के अधीन जांच के प्रारंभ होने के पश्चात और उसकी समाप्ति से पहले, जांच जो हो रही है उसकी शुरुआत होने के पश्चात और उस जांच की समाप्ति के पहले यदि मजिस्ट्रेट यह आवश्यक समझता है कि परिशांति भंग या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने, यदि मजिस्ट्रेट ऐसा समझता है कि परिशांति भंग होगी या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होगी या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए या लोक सुरक्षा के लिए तुरंत उपाय करने आवश्यक है। 3 मेजर पॉइंट्स बता दिए, परिशांति भंग हो रही है या लोक प्रशांति विक्षुब्ध हो रही है या किसी अपराध का किए जाने का निवारण करना है या लोक सुरक्षा का तुरंत कोई उपाय करना है। तो ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे 130 के अधीन आदेश दिया गया था, उसको ये निर्देश देगा कि वह जांच समाप्त होने तक, कि ऐसा व्यक्ति जांच समाप्त होने तक परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचारी बने रहने के लिए या तो बॉन्ड या बेल बॉन्ड निष्पादित करें। और जब इस तक ऐसा बंध पत्र निष्पादित नहीं किया जाता या निष्पादन में व्यतिक्रम हो रहा है और जांच समाप्त नहीं हो रही, तो उसे अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जा सकता है। ये है दौरान जांच अभिरक्षा। जांच के दौरान पर्टिकुलर व्यक्ति को जिसके ऊपर संदेह है कि ये परिशांति भंग करेगा या किसी अपराध के किए जाने के निवारण के लिए, लोक सुरक्षा के लिए ऐसा आवश्यक है, तो उस व्यक्ति से जांच जो चल रही है उस जांच के प्रारंभ होने से के पश्चात और समाप्ति से पूर्व उस व्यक्ति से मजिस्ट्रेट कहेगा कि भाई आप बॉन्ड या बेल बॉन्ड दे दो। और अगर ऐसा व्यक्ति बेल या बेल बॉन्ड नहीं देता है तो जब तक जांच समाप्त नहीं हो जाती तब तक उसको कारागार में निरुद्ध किया जाएगा, उसको कस्टडी में रखा जाएगा। बट इसका प्रोवाइजो क्या कहता है? तो इसको प्रोवाइजो कहता है कि किसी व्यक्ति को जिसके विरुद्ध 127, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध 127 में, धारा 128 में या धारा 129 में कार्यवाही नहीं की जा रही, ठीक है। 127 में कौन कर रहा था? कार्यपालक मजिस्ट्रेट कर रहा था। सदाचार के लिए प्रतिभूति थी 127 में, 128 में संदिग्ध व्यक्तियों के लिए और 129 में है अभ्यासिक अपराधियों के लिए। कार्यवाही नहीं की जा रही और सदाचारी बने रहने के लिए बंध पत्र या जमानत पत्र का निष्पादन करने का निर्देश भी नहीं दिया जाएगा। कब नहीं दिया जाएगा? ओके, इसका प्रोवाइजो कह रहा है कि ऐसे किसी व्यक्ति को जो 127, 28, 29 के अधीन कार्यवाही उसके लिए नहीं की जा रही है, तो फिर उसे सदाचारी बने रहने के लिए बेल या बॉन्ड देने का निर्देश नहीं दिया जाएगा।
क्या पॉइंट कह रहा है, ऐसे बंद पत्र की शर्तें चाहे वे रकम के बारे में हो या प्रतिभू उपलब्ध करने के या उसकी संख्या के या उसके दायित्व में धन संबंधी सीमा के बारे में हो तो उससे अधिक नहीं होगी जो धारा 130 के आदेश में बता रखी है। इसको वन लाइन में समझे तो 130 के आदेश में जो रकम बता रखी है उस रकम से ज़्यादा नहीं होगी। और अगर कोई व्यक्ति है जिस पर 127, 28, 29 के चार्जेस नहीं लगे हुए हैं तो उसे सदाचारी बने रहने के लिए बैन बोर्ड निष्पादित करने का निर्देश नहीं दिया जाएगा। अब इसका क्लोज 4 क्या कह रहा है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए यह तथ्य कि कोई व्यक्ति अभ्यासिक अपराधी है या ऐसा दुस्साहसिक या भयंकर है कि उसका प्रतिभू के बिना स्वच्छंद घूमना समाज के लिए परिसंकटमय हो सकता है, तब न्यायालय क्या करेगा, साधारण ख्याति से एविडेंस ऑफ जनरल रेप्यूट और अदरवाइज, साधारण ख्याति से वह साक्ष्य ले सकेगा और उसी से उसे साबित कर सकेगा। अगर कोई व्यक्ति अभ्यासिक अपराधी है तब उसका साक्ष्य उसकी साधारण ख्याति से लिया जाएगा। नेक्स्ट इसका क्लोज 5 कह रहा है कि जहाँ 2 या अधिक व्यक्ति जांच के अधीन विषय में सहयुक्त हैं तो वहाँ मजिस्ट्रेट एक ही जांच या पृथक जांच जैसा ठीक समझे कार्यवाही कर सकता है। तो जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं और वो एक ही जांच में हैं तो वहाँ मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे तो एक ही जांच में उन सबको ले सकता है और अगर आवश्यक समझे तो पृथक पृथक जांच भी कर सकता है, सेपरेट इंक्वायरी भी की जा सकती है। और इस धारा के अधीन जांच कब से कब तक रहेगी, तो जांच जो है वो 6 माह की अवधि के भीतर पूरी करनी होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 6 माह में पूरी की जाएगी और अगर ऐसी जांच 6 माह में पूरी नहीं की जाती है तो विशेष कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे मजिस्ट्रेट बताएगा ऐसे विशेष कारण जो कि लेखबद्ध उसके द्वारा किए जाएंगे कि किन कारणों से जांच 6 माह के भीतर कंप्लीट नहीं हुई है। परंतु अब इसमें ये प्रोवाइजो और है कि जहाँ की कोई व्यक्ति ऐसी जांच के लंबित रहने के दौरान निरुद्ध रखा गया, भाई जब उस व्यक्ति को इसके सेक्शन 135 के क्लोज 3 में उसको अभिरक्षा में रखा गया है और की जांच रहने तक वो अभिरक्षा में रहे और अगर ऐसी जांच 6 महीने में ही समाप्त नहीं हो रही है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई यदि पहले ही समाप्त नहीं हो जाती तो जब ये 6 माह की अवधि समाप्त हो जाएगी ना तो वो कार्रवाई उसके विरुद्ध अपने आप समाप्त हो जाएगी, अपने आप प्रवस्थित हो जाएगी, वो कार्रवाई टर्मिनेट हो जाएगी। अब इसका क्लोज 7 कह रहा है कि जहां कार्यवाही को चालू रखने की अनुज्ञा देते हुए 6 के अधीन निर्देश दिया जाता है, जहां मजिस्ट्रेट ने विशेष कारण बताए हैं सब क्लोज 6 में कि भाई कार्यवाही क्यों जारी रखनी चाहिए थी, किन कारणों से 6 माह के भीतर जांच नहीं हो सकी, तो वहाँ सेशन न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट किसको रेफर करेगा, सेशन न्यायाधीश को रेफर करेगा। तो वहाँ सेशन न्यायाधीश क्या करेगा, वरिष्ठ व्यथित पक्षकार के द्वारा उसे किए गए आवेदन पर ऐसे निर्देश को रद्द कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि कोई विशेष कारण नहीं था या ऐसा जो कारण था वो अनुचित था। अब सेशन न्यायालय के पास मामला गया, सेशन न्यायालय के पास अगर व्यथित पक्षकार आवेदन करता है और सेशन न्यायालय को ऐसा लगता है कि ऐसा जो मामला जिसके लिए उसे अभिरक्षा में जांच के दौरान अभिरक्षा में रखा गया तो उसमें अगर पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट ने कोई कारण बताए हैं विशेष कारण, तो ऐसे कोई कारण प्रतीत नहीं होते या फिर ऐसे कारण है वो अनुचित हैं तो सेशन न्यायालय उसके इस निर्देश को रद्द कर सकता है और उसे बरी कर सकता है कारावास की अभिरक्षा से। ये थी अपनी सेक्शन 135। तो 135 को अगर वन लाइन में समझे हम तो 135 क्या कह रही है, सेक्शन 135 कह रही है कि फर्स्ट में तो 130 और 131 के अधीन जो व्यक्ति हैं उनको आदेश सुनाया जाएगा। क्लोज सेकंड कह रहा है, हाँ इसी के क्लोज में कह रहा है कि अगर 132 में समन वारंट जारी किया गया है तो समन वारंट के अनुपालन में लाया जाएगा। 132 में रीति बता दी, समन मामले की रीति। 135 के सब क्लोज 3 में बता दिया कि जांच प्रारंभ होने के पश्चात और जांच की समाप्ति से पूर्व ऐसा व्यक्ति लगता है कि ये पब्लिक पीस को हानि पहुंचाएगा तो ऐसे व्यक्ति को कारावास में रख लिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति सेक्शन 127, 128, 129 के अंतर्गत कार्यवाही नहीं की जा रही है तो उसके सदाचार के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित नहीं किया जाएगा। और इसमें बंद पत्र की शर्तों में जो रकम है वो सेक्शन 130 में जो दी रखी है वही होगी। और अगर वैसा व्यक्ति अभ्यासिक अपराधी है अगर ऐसा व्यक्ति तो फिर उसके लिए कार्यवाही कैसे की जाएगी, उसकी साधारण ख्याति देखी जाएगी। और अगर नेक्स्ट क्लोज इसका 5th क्लोज कह रहा है कि यदि 2 या अधिक व्यक्ति हैं तो कोर्ट चाहे तो एक साथ या चाहे तो अलग अलग इनके बारे में
इंक्वायरी कर सकता है। नेक्स्ट है कि जांच की टाइमिंग कितना होगा, कितने दिनों में पूरी की जानी चाहिए, तो 6 महीने में पूरी की जानी चाहिए। और मजिस्ट्रेट कोई विशेष कारण भी बता सकता है। 6 महीने के पश्चात अगर वो अभी रक्षा में है तो वो अपने आप पर्यवेक्षित हो जाएगी। और 7th क्लॉज कह रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट ने सेशन न्यायालय को रेफर कर दिया है मामला, तो फिर क्या होगा, सेशन न्यायालय देखेगा और उस जांच के लंबित रहने तक अगर उसे अनुचित लगता है तो उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ दिया जाएगा। ये थी सेक्शन 135।